हेलो क्लास। इन दिस सेशन विल टॉक अबाउट द क्रैश कोर्स ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम टीजीटी का मटेरियल कवर करेंगे और पीजीटीएल भी कवर करेंगे और टीजीटी साइंस, नेचुरल साइंस एंड पीजीटी बायोलॉजी ऑफ कोर्स। ठीक है। तो जैसे आप किसी ब्रांच के बारे में बात करते हो, किसी भी एक ब्रांच, जैसे आप मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसका एक बेसिक पॉइंट होता है। ठीक है। जो आपको कवर करना होता है, जैसे हम जब फिजिक्स करेंगे तो वहाँ पर हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वहाँ मोल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। हमने पिछले सेशन में मोल के बारे में बात किया था कि मोल फार्मूलाज क्या होते हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं, और उसमें एक हमने वर्कशीट भी यूज़ की थी, है ना। लेकिन जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बेसिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। सेल बायोलॉजी का अपना बेसिक्स है, और हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म उसका अपना बेसिक है। लेकिन बायोलॉजी का एक सेक्शन है जिसको आप अपेंडिक्स बोल सकते हो, आउटसाइड द बुक बोल सकते हो, जो बहुत ही स्टैटिक है और डायरेक्ट किसी बुक में कवर नहीं होता है। ठीक है। अगर आप टीजीटी की बात कर रहे हो तो मोस्टली 11th-12th का जो कंसेप्ट है वो आपको टीजीटी साइंस का एक लेवल दे देगा, एक इंटरफेस स्टार्टिंग दे देगा। ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कवर नहीं होती हैं, जिसको मैं क्रैश कोर्स ऑफ बायोलॉजी में कवर करूंगा। ठीक है। इसको आप फ्रंट इन बायोलॉजी बोल सकते हो, अपेंडिक्स इन बायोलॉजी बोल सकते हो, चैप्टर 0 बोल सकते हो। ठीक है। इसको आप चैप्टर 0 बोल सकते हैं, काम चल जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? इसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, उनके नाम, किस किस को नोबेल प्राइज़ किस में मिला है, ये सब चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है। जैसे अगर आप अभी बात करें तो अभी हम लोग वायरस के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना। तो वायरस का जो चैप्टर है बायोलॉजी में, 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर है, वो बहुत बड़ा नहीं है। तो जो चीज़ें एडवांस होती हैं, नई चीज़ आती है जो बुक में डायरेक्टली लिखी हुई नहीं है, उसको हम स्टैटिक में कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में वो स्टैटिक है, यानी कि फैक्ट बेस है, तो याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जब बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली बायोलॉजी प्राइमरली दो चीज़ों के बारे में बात करता था स्टार्टिंग में, बॉटनी के बारे में और जूलॉजी के बारे में। ठीक है। जैसे जैसे साइंस और डेवलप हुई, या आप कह सकते हो कि रिसर्च और एक्सपेंड हुई, तो हमारे पास एक नई ब्रांच क्रिएट हुई, इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। पहले माइक्रोबायोलॉजी को बॉटनी में या जूलॉजी में ऐड कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी ने यूग्लेना डिस्कवर किया, तो उसे ढूंढते थे कि वो किस में फिट हो सकता है। एक एक आपने पीपीएलओ सुना होगा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसको जोक के तौर पे यही बोलते हैं कि जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है। उसका रीज़न ये था कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में मिलती थी उसको या तो आप बॉटनी में या तो आप जूलॉजी में काउंट करते थे, जब तक कि वो इतनी बड़ी नहीं हो गई कि उसके लिए अलग से ब्रांच बनानी पड़ी हमें। ठीक है। तो जब वो बड़ी हो गई, जब हमारे पास बहुत सारे वायरसेस हो गए, जब हमारे पास बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई, जब बैक्टीरिया की क्लासेस डिफाइन हो गई कि गुड बैक्टीरिया क्या होता है, बैड बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, जब ये सब डिस्कवर हो गया के बाद एक नई ब्रांच ऐड हुई जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। लेकिन अगर टोटल ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो बायोलॉजी में ऑलमोस्ट 268, ये नंबर चेंज हो सकता है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ, यू कैन से बिटवीन 260 टू 270 जो ब्रांचेस हैं वो हमारे पास बायोलॉजी की हैं, छोटी बड़ी सब मिला के। मुझे 268 का नंबर कहाँ से मिला? एक बहुत ही फेमस बायोलॉजी की बुक है प्रदीप की, अब तो शायद प्रोडक्शन में नहीं है, विश्वास, मिस्टर विश्वास मिश्रा ने वो बुक लिखी थी बहुत साल पहले, और वो बुक जो है उस बुक से कोट किया गया है 268। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो मेजर ब्रांचेज है वो 23 है। ठीक है। 23 मेजर ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपके पास हो गया बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, सेल बायोलॉजी। ये सब जो ब्रांचेज है जो आप आम तौर पे सुनते हो, ठीक है, उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में, सॉरी, उसको हम बायोलॉजी की मेजर ब्रांच में डालते हैं। जबकि हमारे बायोलॉजी में अगर बात करें तो हर एक चीज़ के लिए अपनी एक अलग क्लास है। ठीक है। आप चाहें तो मसल्स के लिए अलग से पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ हेयर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं डिफरेंट फोबियाज के बारे में। तो सबके अपनी अपनी ब्रांचेज हैं, लेकिन मेजर 23 ब्रांचेज होती हैं। तीन याद रखनी है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब इन सब जो ब्रांचेज हैं उन सब में कोई एक इंसान होता है जिसको हम सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं उसके अंदर, जिसे हम फादर ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं। फादर ऑफ सब्जेक्ट के बहुत लॉजिक है, मोस्टली यहाँ जो लॉजिक है वो है कि जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के साथ, एंटन वॉन लिवनहॉक। एंटन वॉन लिवनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल देखा था। ठीक है। आप कहोगे सर लिविंग सेल तो रॉबर्ट हुक ने देखा था, बट रॉबर्ट हुक ने देखा था वो बार्क ऑफ ट्री था, यानी कि वो लिविंग ना होके डेड था। ठीक है।
तो उसके लगभग 3-4 साल बाद एंटन वॉन लिवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने 1662 में देखा था, और उसके बाद एंटन वॉन लिवेनहॉक ने रॉबर्ट हुक के बाद पहला लिविंग सेल देखा था, और इसीलिए इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखा हुआ है कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी सेम है, और फिर भी एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं। दोनों का नाम सेम है, दोनों ही एरिस्टोटल है। और फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी इज नॉट वेरी फेमस, इट्स नॉट वेरी वेरी कॉमन, लेकिन थियोफ्रैक्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, वैसे ऑनेस्टली कहें तो बहुत कम चांस है कि कोई आपसे फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करेगा, लेकिन ये स्टार्टिंग के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे आपको बता रहा था कि हमारे पास मेजर ब्रांचेज होती हैं 23। ठीक है, उनमें से कुछ मेजर ब्रांचेज के बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, कुछ ब्रांचेज के बारे में आप डेफिनेटली पहले जानते होंगे, जैसे कि हमारे पास है एनाटॉमी, इसमें हम इंटरनल माइक्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। 11th क्लास में पूरी एक यूनिट है, 3-4 चैप्टर हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर आपने बीएससी बॉटनी की है, या बीएससी आपने, आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट भी था, उसमें भी एनाटॉमी में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो उस पर पूरा पूरा एक ब्रांच है। उसके बाद रेडियो बायोलॉजी का एक ब्रांच है। ठीक है, रेडियो बायोलॉजी नई ब्रांच है, बहुत सारी चीज़ों की अगर बात करती है जो बहुत रिलेटेड है टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो इम्पॉर्ट हो जाता है। जूलॉजी है, एवोल्यूशन है, ये सब नाम आप पहले सुन चुके हो। ठीक है, कार्सिनोलॉजी है, मोस्टली कैंसर के बारे में बात करता है। ठीक है, कार्सिनोलॉजी या कार्सिनोजेनिक जैसे वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, और ये हमेशा कैंसर के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांचेज हैं। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है यूरोलॉजी, वायरोलॉजी, ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है कि पहला वायरस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, वो द साइंटिस्ट हु डिस्कवर वायरस। अगर मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि जिस इंसान ने पहली बार वायरस डिस्कवर किया था, उसके नाम पे एक बहुत बहुत फेमस थ्योरी है। पहली बात तो ये है। दूसरी, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन दी थी। ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने जो है वैक्सीन दी थी हमको, और आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर बाकी हमारी ब्रांचेस हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, क्रियोलॉजी हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, तो ऊपर सेल बायोलॉजी भी था। ठीक है, यहाँ सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर कैरोलॉजी है, ये स्पेसिफिक न्यूक्लियस के बारे में बात करता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, अगेन बहुत सारे नाम यूज़ करूंगा इसमें, तो याद रखें, इन्हें नोट डाउन करना है हमें। तो रॉबर्ट ब्राउन वॉज अ साइंटिस्ट जिसने पहली बार 1851 में आई थिंक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ही वॉज अ इंग्लिश बॉटनिस्ट, और उसने डिस्कवर किया था, और यही वही सेम साइंटिस्ट है जिसने ब्राउनियन मोशन भी डिस्कवर किया था। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, ये भी पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, हालांकि इसने रीजन नहीं दिया था, लेकिन डिस्कवर इसी ने किया था। तो ये हमारे पास मेजर ब्रांचेस हैं, उनके नाम है। कुछ आपके लिए नए हो सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, इनके नाम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जैसे एंथोलॉजी फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नाम बहुत कॉमन नहीं है, इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे फाइलोजेनी, एवोल्यूशन तो है। अब एवोल्यूशन में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है फाइलोजेनी, या फाइलोजेनी होता क्या है, देखो, एक ऑर्गेनिज्म है ए, एक ऑर्गेनिज्म है बी, इनके बीच में क्या कोई एवोल्यूशन का, क्या कॉमन स्पीशीज का या कॉमन बिहेवियर का कोई पैटर्न है, या इनके बीच में कोई सिंपल कनेक्शन है, तो उसको हम लोग फाइलोजेनी में पढ़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम देखें कि हमारे पास बैट है और कोई भी एक बर्ड है जो आप यहाँ लिखना चाहें, वो बर्ड है। ठीक है, हम देखते हैं क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, क्या इन दोनों के जो पेरेंट थे या इनकी पेरेंट स्पीशीज थी वह सेम थी। अगर हाँ तो वो भी, और नहीं तो वो भी हम फाइलोजेनी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और ये हम एवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। ये आपको सोच के रखना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या बैट्स और बर्ड्स जैसे पैरट हो गया, पिकॉक हो गया, क्या इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, इसको हम फाइलोजेनी में डिस्कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेनरोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एसटीआई के बारे में बात करते हैं हम लोग, एड्स के बारे में, और ऐसे जितनी वायरसेज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये हमारे पास कुछ ब्रांचेज हैं, तो इन नोट डाउन कर लेना, उनके नाम याद रखने हैं। ऑल्सो जैसे मैंने कहा, इन दीज सेशंस मैं बहुत सारे नाम लूँगा और उनको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये स्टैटिक चीज़ें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे कुछ आइडिया नहीं होता, जितना ज़्यादा हो सके वास्ट चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट विद दिस,
होमिनस सेलुलस ए सेलुला। रुडोल्फ विर्चॉव ने कहा था अबाउट सेल, ठीक है, जब पहली बार सेल डिस्कवर हुआ और लोगों को पता करना था कि आखिर बॉडी कैसे काम करती है, तो रुडोल्फ विर्चॉव ने ये कहा था होमिनस सेलुलस ए सेलुला। इस बेसिक इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये अल्टीमेटली सेल से मिलके बनती है, ठीक है। इसके बाद वो फेमस जो जर्मन साइंटिस्ट थे उनके नाम की थ्योरीज आई, ये रहा सेल थ्योरी, ठीक है। और इससे पहले विर्चॉव ने ये बात कही थी कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, बाद में उन्होंने सेम वही चीज़ रिपीट की लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन करके, ठीक है। उसके बाद एक बहुत फेमस थ्योरी है जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय डॉक्टर R.H. विटेकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। गेस करेंगे कौन सा ईयर था जब R.H. विटकर ने ये थ्योरी प्रपोज की थी? मैं आपको हिंट देता हूँ इसमें भी, ये था 1950 टू 2000 के बीच में, ठीक है। और अगेन सारे के सारे जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे सब एनसीईआरटी आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैप्टर 2 खोलेंगे क्लास 11th का तो आपको उसके फर्स्ट से सेकंड पेज पे आपको ये मिल जाएगा। आई थिंक सेकंड पेज पहला या दूसरा पैराग्राफ में मिल जाएगा। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी वे टू मच इज बिकॉज जितनी बुक्स आपको मिलेंगी वो उनमें से कोई भी बुक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी का जो है मौका नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनमें कंटेंट जो होता है काफ़ी कम होता है। तो एनसीईआरटी अगर आप टीजीटी करें तो एनसीईआरटी इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप प्रैक्टिस कीजिए किसी भी अच्छी बुक से, खूब प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कंटेंट के लिए एनसीईआरटी इज़ वेरी मच इनफ, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी, हुगो डी वेराइज। ही इज़ अवर सेम साइंटिस्ट जिसने बाद में मेंडल का काम पब्लिश करने में हेल्प किया था। इसके बाद 2 लोग और थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैं हिंट देता रहता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। हुगो डी वेराइज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेल के बेस पे है, प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हक्सले ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल थ्योरी याद रखेंगे, जेसी बोस ने दिया था। क्या कहता है वाइटल थ्योरी? वाइटल थ्योरी ये बोलता है कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करता है वो वाइटल थ्योरी से ये प्रूव करना चाह रहा था जेसी बोस, और बाकी जिन साइंटिस्ट में मानते थे वो ये कहते थे कि जो भी कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो वाटर हो, अमोनिया हो, यूरिया हो, यूरिया का नाम मैं खासतौर पर ले रहा हूँ एक रीज़न की वजह से, कोई भी कंपाउंड अपने आसपास, सैंड है, कुछ भी है, वो कहता है जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल एग्जिस्ट करता है दुनिया में वो इंसान या कोई भी आर्टिफिशियल मेथड से नहीं बनाया जा सकता, वो सब वाइटल फोर्स से बनता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हालांकि आपको याद होगा मैंने यूरिया का डिस्कशन इसलिए किया था कि यूरिया पहला कंपाउंड था जो लैब में यूज़ किया गया था, लैब में बनाया गया था, अमोनियम साइनेट लेके उसको डिकम्पोज करके यूरिया बनाया गया था, तो वाइटल थ्योरी फेल हो गई थी। क्या एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको याद रखना है, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और जीन थ्योरी, एक और मॉर्गन और वाइन मेयर ने दी थी। तो इस पेज में जितने भी आप थ्योरीज देख रहे हो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन की आप उम्मीद कर सकते हो, वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी किसने पब्लिश की थी, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी बोल सकता है कि बताइए कि डार्विन ने, या लेट से डार्विन और वैलेस ने, चार्ल्स डार्विन ने, किसी भी साइंटिस्ट का नाम लेंगे, 3 बार मैंने डार्विन का नाम दिया क्योंकि 3 बार डार्विन का नाम यहाँ आ रहा है इंपॉर्टेंट थ्योरीज, ठीक है। या फिर बोस ने या रॉबर्ट ब्राउन ने, इन सब ने क्या थ्योरी दी थी, बोल देगा क्वेश्चन में आपको कि विच द फॉलोइंग थ्योरी वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि थ्योरी कौन सी थी। अब इसमें कन्फ्यूजन क्यों होती है कि अगर वो आपको साइंटिस्ट का नाम देके फिर थ्योरी का नाम पूछेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको थ्योरी तो याद होगी कि उस थ्योरी में क्या था, लेकिन उसका नाम भूल जाओगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन है, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। ऐसे ही थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में बहुत फ़र्क होता है कंपेयर टू म्यूटेशन, लेकिन अगर आप स्टडी करोगे और आप नाम याद नहीं रखोगे तो ये आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो आप लिस्ट देख रहे हैं छोटी सी लिस्ट है, मुश्किल से कुछ 15 से 17 नाम होंगे इसमें, ये आपको याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक जो हमने कवर किया है इंपॉर्टेंट थ्योरीज, फिर हमने कवर किया है इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, और हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जो फ्रंट एंड बायोलॉजी है, जिसको आप अपेंडिक्स बोल सकते हैं, या आप चाहें तो इसको चैप्टर 0 बोल सकते हैं, इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप कुछ भी नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे पास, जैसे कि
डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई को, एड्स डे है वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी डिसीज़ और अवेयरनेस वाले डेज होते हैं, ठीक है, जैसे ओजोन डे हो गया, रेड क्रॉस डे हो गया, अर्थ डे हो गया, ठीक है। इसमें आपके लिए और नाम ऐड करता हूँ, ध्यान रखें आप लोग इसके अंदर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है वर्ल्ड ऑटिज्म डे, ठीक है। अभी ऑटिज्म अवेयरनेस कह रहे हैं, बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो नाम आप याद रखेंगे। वैसे जितने भी डेट्स होते हैं जो किसी अवेयरनेस को या किसी सिग्निफिकेंस को डिफाइन करते हैं, वो नाम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। उनमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि नेचुरल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। माई क्वेश्चन इज कि इसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 28 फरवरी को, जिनके नाम पे नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज, ठीक है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट डेट्स। अगेन इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ वी विल कम टू अ फेमस इंडियन बायोलॉजिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट में हम लोग बेसिकली कैप्चर करेंगे उन फेमस साइंटिस्ट को जिनका ग्राउंड इंडिया में है, जिन्होंने इंडिया में काम किया है और काफ़ी बड़े उनके जो है पोर्टफोलियो है रिसर्च के। लेट्स स्टार्ट विद सम फेमस नेम लाइक प्रोफेसर सलीम अली, लालजीत सिंह। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में या मॉलिकुलर इनहेरिटेंस के बारे में, तो उसमें आपको इनका नाम मिलेगा, ठीक है। AK शर्मा है, ठीक है। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा हिंदुजा, JC बोस, ठीक है। JC बोस के बारे में आप बहुत लंबी लिस्ट पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। कि किस साइंटिस्ट ने किस ब्रांच में काम किया था और किस ब्रांच के साथ एसोसिएशन है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो सकता है कि प्रोफेसर सलीम अली किस प्रोफेशन में थे या वो किस ब्रांच के लिए काम करते थे, लेकिन उस ब्रांच का टेक्निकल नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि आप JC बोस के नाम से अवेयर हैं कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ब्रांच का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। जब ऑप्शन आएंगे तो चारों बहुत सिमिलर होंगे। एक होगा प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये सब देखने में काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगते हैं, तो इसलिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा फेमस रिसर्चर साइंटिस्ट, फिर हमने पढ़ा फेमस थ्योरीज, और फिर हमने देखा फेमस इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया, जो इंडिया में है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। 3 नाम तो बिल्कुल याद रखेंगे जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहे हैं। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है, बहुत बहुत बड़ा है साइज़ में, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है बॉटनिकल गार्डन या बॉटनिकल स्पेसिमेंट्स को सिक्योर कर रखा हुआ है। फिर आपके पास FIR है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। ये लोकेशन का रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में, वही सेम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है ये। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है, नाम याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न होती है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन और इंडियन बॉटनिकल गार्डन बहुत सिमिलर नाम है, बहुत अलग जगहें हैं। इंडियन बॉटनिकल गार्डन बॉटनिकल सर्वे के आसपास है, जबकि नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में पड़ता है, फिजिकली अलग लोकेशन है। यहाँ भी रिसर्च होती है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने UGC क्लियर किया है बॉटनी में, तो उसको यहाँ पर पोजीशन मिल सकती है रिसर्च के लिए या आगे एकेडमिक्स के लिए, ठीक है। 2 नाम और याद रखेंगे, रॉयल बॉटनिकल गार्डन स्कॉटलैंड में है, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये रिपीट हो गया यहाँ पे लखनऊ में, ठीक है। इनकी नाम याद रखेंगे, इनकी लोकेशन याद रखेंगे। और लास्ट हमारे पास है आमतौर पे इसको हम दिल्ली में ही पूसा बोलते हैं, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली में है, बहुत बड़ा है साइज़ में। अगर आप कभी आए दिल्ली या आप दिल्ली में रहते हैं तो आप अगर राजेंद्र प्लेस के आसपास देखेंगे तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है पूसा। वहाँ पे काफ़ी कुछ है, पूसा इंस्टीट्यूट है, पूसा रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी बहुत बड़ा है पूसा साइज़ में, और वहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च होती है, ठीक है। इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी आपको PPT मिल जाएगी लिंक में, ताकि आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, और वही है कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर इंडियन फौना है, या इंडियन फौना एग्जांपल्स हैं, और ये कुछ लिविंग एक्सेप्शंस है, ठीक है। हालांकि जब आप PGT लेवल का एग्जाम देते हैं तो आपसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन कोई कम पूछता है, लेकिन जनरल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो जनरल क्वेश्चन के हिसाब से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर हम बात करें तो जो फंगाई है उसकी सबसे फेमस स्मॉलेस्ट जो एक्सेप्शन है वो यीस्ट होती है। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो PPLO होता है, उसका एग्जांपल ले रहा था मैं अभी। इसके 3 नाम ले सकते हो आप, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा, और वही जो मैंने बता रहा था आपको, जोकर
ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और एग्जांपल है, स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑल्फिया। मैंने कन्फ्यूज तो देखा है लोगों को, अलग इससे सबके सब फेमिलियर होंगे। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगेन अ न्यू क्वेश्चन हेयर, कहाँ मिलती है ज्योग्राफिकली, कहाँ प्रेजेंट होती है हमिंग बर्ड, क्या सूटेबल कंडीशन होती है हमिंग बर्ड के लिए, ये आपको बता। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन में हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट रिसर्च के बारे में, और हमने बात की इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में और इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर 0 है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में, स्टार्ट करेंगे रिसर्च के साथ और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।